रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। अगेन थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने हमारी जो न्यू इनोवेटिव मेडिकेशंस पे हमने जो वीडियोस डाली उस पर मुझे बहुत बेहतरीन फीडबैक मिला। आप सब लोगों की पजीराई मिली, आप सब लोगों ने मैसेजेस किए कि बहुत बेहतरीन वीडियो हुई, जिस बारे में आप लोग जानना चाहते थे वो चीज़ें आप लोगों तक पहुंच गई। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी क्वेरीज भी आ रही हैं जो मुझे लगा कि शायद हमें इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, जो सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए हैं, उसको हमने कंपाइल किया है। तो आई होप कि हम लोग कामयाब हो गए हों इसमें कि हमने ओज़ेम्पिक और ट्रोलिसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके जहन में हैं, या GLP-1 एनालॉग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में हैं, उन सब चीज़ों को हमने कंपाइल किया है और आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन तमाम क्वेश्चंस को इसमें कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, थोड़ा सा टाइम निकालें अपनी सेहत के लिए, ताकि आपके जहन में जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुँच जाएँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास मल्टीपल टाइम्स रिसीव हुआ वो ये है कि ओज़ेम्पिक एंड ट्रोलिसिटी दोनों ओवरऑल GLP-1 एनालॉग ही है, एगोनिस्ट ही है। ओज़ेम्पिक इज़ अ सीमाग्लोटाइड, ट्रोलिसिटी इज़ अ ड्यूलाग्लोटाइड। ओज़ेम्पिक को वेट लॉस के लिए FDA ने अप्रूव किया है, ट्रोलिसिटी को वेट लॉस के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो देखिए, मैं हमेशा एक बात बता चुकी हूँ कि जो भी चीज़ें, जब किसी भी मेडिसिन का जो भी इस्तेमाल होता है वो उसी वक्त ऑथेंटिकेटेड होता है कि जब उस पर सीरीज़ ऑफ एविडेंसेस, सीरीज़ ऑफ रिसर्चेस परफॉर्म की जाती हैं। तो ओज़ेम्पिक को FDA ने अप्रूव किया है फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल एज वेल एज़ फॉर वेट कंट्रोल। तो हम उसे वेट लॉस के लिए भी देते हैं और डायबिटीज़ के लिए भी देते हैं। लेकिन ट्रोलिसिटी को FDA ने वेट लॉस के लिए अप्रूव नहीं किया है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्रोलिसिटी जब दी जाती है तो वो अंदर जाके वैसा ही काम करती है जैसे कि तमाम GLP-1 एगोनिस्ट काम करें, यानी कि वो भी वज़न कम करती है। तो फ़र्क क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये FDA अप्रूव नहीं है, ठीक है। ऑल्दो कि ये यूज़ होती है फॉर वेट लॉस के लिए डायबिटिक पेशेंट में, लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये वेट लॉस मेडिकेशन है। क्यों भला? तो देखिए, इसमें फ़र्क ये होता है कि बहुत सारे डोजेज के डिफरेंसेस होते हैं। लाइक अगर हम ओज़ेम्पिक को डायबिटीज़ की कंट्रोल के लिए देते हैं तो हमारा ओज़ेम्पिक का डोज डिफरेंट होता है, जब वेट लॉस के लिए देते हैं तो उसका डोज डिफरेंट होता है। इन द सेम वे ट्रोलिसिटी के जो डोजेस ह्यूमन बॉडी के अंदर ड्यूलाग्लोटाइड की जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेड डोजेस के अंदर वो सिर्फ शुगर ही कंट्रोल करती है, ऑल दो कि उससे वेट लॉस का इफेक्ट आता है। लेकिन जब कंपेयर किया जाता है कि ओज़ेम्पिक या ट्रोलिसिटी, तो वेट लॉस के जो बेनिफिट्स हैं वो ओज़ेम्पिक के ज़्यादा हैं, इसीलिए FDA ने उसे अप्रूव नहीं किया है अभी तक। तो ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई कि ये वजूहात है, और चूंकि FDA अप्रूव नहीं है तो हम इससे ऑथेंटिक एविडेंस से नहीं कह सकते कि ट्रोलिसिटी जो है वो वेट कंट्रोल के लिए है। दूसरा सवाल जो मेरे पास आया कि चूंकि ये हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगता है ओज़ेम्पिक या ट्रोलिसिटी का, तो अगर मैं किसी दिन इंजेक्शन भूल जाऊं तो क्या मैं इसे रिपीट कर सकती हूं? तो अगर आपके दूसरे इंजेक्शन में, लाइक अगर आपकी मंडे को आपने टाइम सेट किया हुआ है कि एवरी मंडे आपने इंजेक्शन लगाना है, तो आपका जो नेक्स्ट डोज है उससे 72 घंटे पहले अगर आपको याद आ गया है कि आप इस हफ्ते का इंजेक्शन भूल चुकी हैं, तो आप 72 घंटे पहले लगा सकती हैं और फिर उसके बाद अपना वही स्केड्यूल मेंटेन रखेंगी जो कि आपका प्रीवियस था। लेकिन अगर विथिन 72, यानी कि अब आप 72 आवर्स के अंदर अंदर आपका दूसरा डोज प्लान है, तो आपने वो डोज मिस रखना है और फिर दूसरा जो आपका टाइम है मंडे वाला, वो आपने उसको रीस्टार्ट कर देना है, बीच में आपने डोज नहीं लेना है। तीसरा सवाल जो मेरे पास आया कि क्या ओज़ेम्पिक या ट्रोलिसिटी को दूसरी डायबिटीज़ की जो मेडिकेशंस हैं उनके साथ लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता? तो अगर मुझसे सिर्फ इतना पूछा जाए कि यस या नो, तो यस, उसे लिया जा सकता है। लेकिन हमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि पेशेंट किस वक्त किस कंडीशन में है,
क्या उसकी लाइफस्टाइल है, क्या वो पहले मेडिकेशंस क्या ले रहा था और क्यों हम उसे GLP-1 पर लेकर आए हैं, और हमें क्या ज़रूरत है कि हम दूसरी मेडिकेशंस को साथ हमें जारी रखना है या नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि GLP-1 एगोनिस्ट के साथ जो सबसे सेफेस्ट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं वो है मेटफॉर्मिन यानी कि ग्लूकोफेज जो आपको दी जाती है, और इंसुलिन। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको सेफ कंसिडर किया जाता है अगर वो GLP-1 के साथ कंटिन्यू रहती है। जो दूसरी मेडिसिन्स होती हैं जिसमें जो कि हाइपोग्लाइसीमिया करवाती हैं, यानी कि उनका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो शुगर को लो कर देती है, तो ऐसी मेडिसिन के साथ कंबाइन यूजुअली नहीं किया जाता है। GLP-1 एनालॉग होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं। इंसुलिन भी अगर रिक्वायरमेंट है तो मोस्ट लाइकली हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन उसके साथ देते हैं, लेकिन ये तमाम बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये बातें सब पे अप्लाई नहीं होती हैं। खुदारा ये बात समझिए कि ये बातें जो मैं बता रही हूँ ये सब पे अप्लाई नहीं होती हैं। हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी को इंसुलिन की ज़रूरत होती है, किसी को हमें बेजल इंसुलिन के साथ GLP-1 एनालॉग पे, मैं आपको तीसरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है तो मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम ओरल टैबलेट भी देते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि GLP-1 के साथ चाहे हम मेडिसिन ऐड करें या ना करें डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, लेकिन लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइटरी पैटर्न जो डायबिटिक पेशेंट के लिए एडवाइज्ड होता है उसको लाजमी फॉलो करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या मैं हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगा सकता हूँ। तो देखें, GLP-1 एगोनिस्ट की कुछ इंडिकेशंस होती हैं। हर पेशेंट उठ के कहे कि मैं डायबिटिक हूँ और मैं हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा इंजेक्शन लगा लूँ क्योंकि रोज़ दवाइयाँ नहीं खाई जाती, या अगर वो इंसुलिन पे है तो रोज़ इंसुलिन नहीं लगाई जाती। तो देखें, सबसे पहली बात यह है कि GLP-1 जो एगोनिस्ट है, ख़ास तौर पे मैं अभी इस वक्त ओज़ेम्पिक और ट्रुलिसिटी की बात कर रही हूँ, तो उनके कुछ इंडिकेशंस हैं। यानी कि अगर एक ऐसा पेशेंट कि जिसकी शुगर HbA1c कंट्रोल ही नहीं हो रही है और वो 9 से ज़्यादा है, इसके अलावा एक ऐसा पेशेंट डिस्पाइट ऑफ जिसकी 9 से HbA1c ज़्यादा है, डिस्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल मेजरमेंट्स ऑफ द लाइफस्टाइल, या फिर वो तमाम वो दवाइयाँ जो हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट और सेकंड लाइन हमारी ट्रीटमेंट होती है वो तमाम चीज़ों से गुजर चुका है, तो फिर थर्ड लाइन ऑफ एक्शन होता है कि हम जो है वो GLP-1 ऐड कर दें। अच्छा, GLP-1 ऐड करने के लिए भी हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं। हम हर पेशेंट को GLP-1 पे नहीं लेके जाते। हमारे पास टैबलेट्स के बाद टाइप 2 डायबिटीज़ में, जिसकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ होती है, वो इंसुलिन पे हमारा मेन कंसिडर होता है, मेन फोकस होता है। लेकिन अच्छा, अब फिर 2-3 बातें आ जाती है। फिर हमें सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी देखना होता है। हमें जो दूसरी चीज़ देखनी होती है वो पेशेंट की 2 बड़ी चीज़ें देखनी होती है। या तो हमें वेट पे बेस करना होता है या फिर हमें कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री होती है। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या मैं राइट इंडिकेशन हूँ, क्या मुझे GLP-1 लगाई जा सकती है, और उसके साथ ही ये सवाल मर्ज हो जाता है कि इंसुलिन क्यों नहीं, ये क्यों। तो मैं यही कह रही हूँ कि जब बात टाइप 2 डायबिटीज़ जब इंसुलिन वाली कंडीशन पे पहुँचता है तो या तो हम बेजल बोलस यानी कि लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग पे लेकर आते हैं, लेकिन अगर वो पेशेंट उसका वेट ज़्यादा है, उसका BMI मोर देन 27 है, या मोर देन 27 विथ वेट रिलेटेड जो डायबिटीज़ तो ऑलरेडी है उसे, या फिर BMI मोर देन 30 है, ठीक है, ओवरवेट है या ओबेसिटी की कैटेगरी में है, चाहे उसे कोई कोरिलेशन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर वो टाइप 2 का पेशेंट इंसुलिन वाली कंडीशन पे आ चुका है, यानी कि ऐसी कंडीशन है कि अब हमें इंसुलिन देनी पड़ रही है, तो अगर इस पेशेंट का ओवरवेट है, कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री है, कोई फैमिली में हिस्ट्री है या पास्ट हिस्ट्री है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए फिर हम GLP-1 को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। के साथ अगर हम अदर डायबिटिक मेडिकेशंस की बात ना करें, दूसरी मेडिसिन्स की बात करें, तो क्या हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए और अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। प्लीज़ अपने डॉक्टर से कुछ ना छुपाया करें, क्योंकि ओज़ेम्पिक का आप सब जानते हैं कि वो स्टमक से
जो एब्जॉर्प्शन है उसको डिले कर देता है। तो उस डिले एब्जॉर्प्शन में ना सिर्फ हमारा खाना बल्कि वो तमाम दवाइयाँ भी हैं जो कि हम लेते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। तो जब उसकी एब्जॉर्प्शन भी डिले हो जाती है तो डेफिनेटली जो उसका वर्किंग हाफ लाइफ है वो तमाम चीज़ें मुतासर होती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं दूसरी दवाइयाँ ओज़ेम्पिक के साथ, जिसके लिए डिस्कस कर लेना चाहिए, उसके डोजेस की एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए, उसके टाइमिंग्स डिफरेंसेस चेक कर लेने चाहिए। तो वो होती है ख़ास तौर पे जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, या फिर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो थायराइड पेशेंट्स हैं वो थायरॉक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी वो डिले कर देता है। तो ये कुछ 2-3 दवाइयाँ हैं जिसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है मेडिसिन के हवाले से, और दूसरे तो मैंने आपसे जिक्र कर लिया कि जो एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस होती हैं उनके साथ ये इंटरेक्ट करता है और उनकी एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। जी, एक सवाल मुझसे पूछा गया कि अगर हम ओज़ेम्पिक को सिर्फ डायबिटीज़ के लिए कंसिडर करें, वेट एक पेशेंट का बिल्कुल नॉर्मल हो या वो इवन अंडर वेट हो, तो क्या ओज़ेम्पिक उसके लिए सुइटेबल चॉइस है फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल? तो जी नहीं, ओज़ेम्पिक दी ही तब जाती है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, कि ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट प्लान नहीं है, ना ही हमारा सेकेंड लाइन ऑप्शन आता है। सेकेंड लाइन ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उन पेशेंट्स में आता है कि जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डियोवैस्कुलर हिस्ट्री हो, वो दिल की बीमारी का शिकार होने वाले हों, बहुत स्ट्रॉन्ग खतरा हो उन्हें, तो ऐसी सूरत हाल में फिर हम जो है वो सेकेंड लाइन ऑप्शन में इनको लेकर आते हैं। जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट कि क्या ओज़ेम्पिक विदाउट डायबिटीज़ भी वेट लॉस के लिए एक बेहतरीन चॉइस साबित हो सकती है? अगर एक पेशेंट नॉन डायबिटिक है और उनका BMI जो है वो मोर देन 27 kg/m², लेकिन उसके साथ कोई ना कोई मेडिकल इशू मौजूद है, लाइक हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी कि उनका लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर्ड है, तो ऐसी सूरत हाल में आगे डायबिटीज़ ना हो, फॉर वेट कंट्रोल इनको ओज़ेम्पिक दी जा सकती है। या फिर एक अडल्ट जिसका BMI मोर देन 30 kg/m² है और वो डायबिटीज़ नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में भी ओज़ेम्पिक को अप्रूव किया गया है फॉर वेट लॉस मैनेजमेंट विथ नो डायबिटीज़। तो आई होप कि आपके तमाम सवालात के जवाबात मिल गए। अगर इसके बावजूद भी कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे सेंड कीजिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर दीज क्वेरीज एज वेल। तो अब हमारा ओज़ेम्पिक और ट्रोलिसिटी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर बात करेंगे विक्टोज़ा और सक्सेंडा के हवाले से, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएंगी, मज़ीद बातें आएंगी, मज़ीद कॉम्बिनेशंस पर डिस्कशन होगी। तो हमें देखते रहिएगा और इस वीडियो को आगे ज़रूर फैलाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।